गुज़श्ता 3-4 दिन से जो बातें बातें हो रही हैं सियासी, दिल्ली में, श्रीनगर में या जम्मू में, या मेरे और आपके दरमियान जो तज्ज़िया हो रहा है, उसमें एक मरकज़ी बात, एक बुनियादी बात है जिसके इर्द गिर्द सारी डिस्कशन है कि डिलिमिटेशन, यानी जम्मू कश्मीर में जब भी कानून साजिया बहाल होगी तो उसकी जो हल्का इंतखाबात होंगे उनकी एक नई हदबंदी होगी। और इस नई हदबंदी को लेकर मरकज़ इतना हसास क्यों है, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें इतनी हसास क्यों हैं, और सब लोग क्यों चाहते हैं कि जो जिस नज़रिया से वो देखना चाहते हैं डिलिमिटेशन को उसी तरह से हो। अगर वैसे नहीं होगी तो वो समझेंगे कि उनके जो सियासी हकूक़ हैं उनकी पामाली हो रही है। इतना हसास मामला ये क्यों है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। दरअसल जो डिलिमिटेशन है ये हो ही क्यों रही है, हमारा बुनियादी सवाल तो ये होना चाहिए। जबकि 5 अगस्त 2019 को मामलात इस तरह से हो चुके थे कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन सिंबल, सारी चीज़ें ये हो चुकी थी। फिर डिलिमिटेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों हो रही है, जबकि बाकी मुल्क में तो फ्रीज़ है कि 2026 के बाद जो अदाद शुमार होंगे उसको फैक्टर इन करने के बाद जो डिलिमिटेशन का अमल है वो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ही ये खासियत क्यों है, यहीं क्यों की जा रही है? बुनियादी सवाल तो एक ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये डिलिमिटेशन हो रही है, आप क्योंकि इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं, रियासत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, इसका एक ख़ास हिस्सा था जिसकी जो रकबा उसका तो बहुत बड़ा था लेकिन आबादी बहुत कम थी, वो अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा, वो एक मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो इस सूरत में अगर डिलिमिटेशन होती है, नई हदबंदी अगर हल्का इंतखाबात की होती है तो बुरी बात तो नहीं है। लेकिन सब लोग इसको लेकर इतने हसास क्यों हैं, इतने सेंसिटिव क्यों हैं? मरकज़ चाहता है कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑन बोर्ड हों, उनकी राय इसमें शामिल होनी चाहिए। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सियासी जमातें हों या आम लोग हों, सब चाहते हैं कि डिलिमिटेशन में, नई हदबंदी में जिस तरह से उनका नज़रिया है वो उसमें शामिल होना चाहिए, उसके उसके एतबार से हदबंदी होनी चाहिए। दरअसल डिलिमिटेशन हो क्यों रही है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि ये इसको देखा जाना चाहिए 5 अगस्त 2019 की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये उस पैकेज का हिस्सा है। असल में क्या है कि जो 5 अगस्त को जो चीज़ हुई है वो एक जो सियासी निज़ाम है, एक पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसको तब्दील करने के लिए की गई। एक नया पॉलिटिकल लैंडस्केप स्प्रिंग हो इसलिए वो की गई। वो तभी होगा कि अगर उसमें जो इंटरनल पावर बैलेंस है वो भी तब्दील किया जाए, नई पॉलिटिकल रियलिटीज़ उसमें इमर्ज हों। अब नई पॉलिटिकल रियलिटीज़ अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक अगर इमर्ज हों वो तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर उनको कुछ आर्टिफिशियल बाउंड्रीज़ बनाकर नई जो सियासी हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने रखी जाए ताकि जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह से पहले नज़र आते थे उससे अब मुख्तलिफ नज़र आएँ, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे लोगों को खदशात होंगे। तो डिलिमिटेशन के सारे प्रोसेस के ऊपर नज़र इस तरह से डालते हैं कि हिस्टोरिकली जब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का इनकाद हुआ था 1951-52 में, तब से ये बात हमें माननी पड़ेगी। अगर हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं या डिसमिस करते हैं फिर ये प्रॉब्लम मज़ीद फ्यूचर में भी ये लिंगर ऑन होती रहेगी। तब से सुबह जम्मू से ख़ास करके जो तवी बेसन एरिया, जिसको मैं हमेशा क्वालिफाई करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जो तवी बेसन की पॉलिटिकल लीडरशिप है और यहाँ का जो एक सोशल और पॉलिटिकल नैरेटिव है वो पूरे सूबा का एक सोशल और पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर डोमिनेंस बनाता है। लेकिन ये ज़रूर नहीं होता है कि सूबा के जो सारे हिस्से हैं उनकी जो सियासी ख्वाहिशात हैं या सेंटिमेंट हैं वो उसमें पूरी तरह से इंक्लूडेड हों। इसको मैं रिज़र्व करता हूँ किसी और दिन डिस्कशन के लिए, लेकिन इस पर लंबी डिस्कशन हो सकती है। मेरे ख्याल से जम्मू के जो बहुत सारे मामलात हैं, जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जम्मू के, जिनके लिए जम्मू आज भी स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे पावर में पूरी तरह से पैरिटी नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि जो तवी बेसन है वो प्रोजेक्ट करता है, क्लेम करता है कि मैं पूरे सूबा को, जम्मू सूबा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल व्यू सूबा के जो बाकी पहाड़ी हिस्से हैं वो तवी बेसन के पॉलिटिकल व्यू में कभी इंक्लूडेड नहीं होते। तो एक जो हकीकत है उसके बारे में मैं आपको, उसके तरफ मैं आपकी तवज्जो लेकर आता हूँ कि इस बात से हम इनकार करें कि ये 2 साल के अंदर ही सारी बात हुई है, ये मुनासिब नहीं होगा। 1950s से जब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का इनकाद हुआ था तभी से 1951-52 से जम्मू से एक कंसिस्टेंट डिमांड है जो किसी दहाई में, किसी साल में या किसी भी इलेक्शन के दौरान कम नहीं हुई, बल्कि वो डिमांड बढ़ी ही है कि यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बढ़ाई जाए। लेकिन ये मुमकिन हो ना पाया कभी। जो इम्बैलेंस है कश्मीर और जम्मू के दरमियान वो काफ़ी खासा रहा है। वो भी आते हैं कि वो किस लेवल तक का वो इम्बैलेंस है और उससे कितने सियासी जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस है किस हद तक हो सकता है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा क्विकली। लेकिन
दरअसल मामला क्या है कि जम्मू का जो लॉस है ये हुआ क्या। एक बात तो दुरुस्त है कि जम्मू की जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर से कम है, लेकिन रकबा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उसकी वो पॉपुलेशन की वजह से भी नंबर ऑफ़ सीट्स लेजिस्लेचर की जम्मू में कम है। लेकिन जो बुनियादी बात है जिसके बारे में आप किसी का ध्यान जाता ही नहीं, वो वजह ये है कि जो 1951-52 में क्या कोई डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था जिसने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई थी? दरअसल नहीं बैठा था। हमारा जो पहला डिलिमिटेशन कमीशन था वो 1960s में आया था, दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन 1970s में 75-76 में आया, जिसके बिना के ऊपर 77 के इलेक्शन हुए, और तीसरा डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 1994-95 में, जिसकी बिना के ऊपर 1996 के इलेक्शन हुए। तो अब ये चौथा डिलिमिटेशन हो रहा है। तो वो क्या तरीकाकार अख्तियार किया गया था जिसके बिना के ऊपर जो पहली असेंबली यहाँ पे बनी है उसकी हदूद बनाई गई थी? वो तरीका अख्तियार किया था जो जम्मू कश्मीर का जो नया निज़ाम 1947 के बाद आया, उससे पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कम्प्लीटली लेजिस्लेटिव तो नहीं थी, लेकिन बल्कि एक असेंबली है वो ज़रूर एग्जिस्ट किया करती थी। 1936 से 1934 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 1934 से असेंबली वजूद में थी और उसकी एक अपनी कार्टोग्राफी थी, उसके जो अपने सेगमेंट थे, 70 सीट्स उसमें इनिशियली थी। मोर आर लेस कुछ यहाँ वहाँ करके मोर आर लेस जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर की बनी उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो उसी के बेसिस के ऊपर थी जो महाराजा हरि सिंह के वक्त जो लेजिस्लेचर थी, जो असेंबली थी, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कानून साजिया की जो हल्का इंतखाबात की हदबंदी थी, कहीं से तो नॉमिनेटेड लोग आते थे लेकिन रिप्रेजेंटेशन वो उस तरह की होती थी। 47 में क्या हुआ कि जम्मू का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिवाइड होकर पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। वो एक बुनियादी मैसिव इम्बैलेंस जो है जम्मू का जो बॉडी पॉलिटिक है उसके अंदर हुआ, और जम्मू का जो जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हुआ, वो लिंगर ऑन हुआ जा रहा है। उसको वहाँ पे एड्रेस नहीं किया जा रहा, वहाँ पे देखा नहीं जा रहा, लेकिन अब बाद में एक पैरिटी की बात है। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है कि जो डिलिमिटेशन बनी है इसमें अब जो देखा जाता है, कश्मीर में ये खदशात हैं कि क्यों क्या मरकज़ ने डिलिमिटेशन को ख़ास इसी ख्याल से तो नहीं लाया कि ये कश्मीर में सीटें कम करके जम्मू में ज़्यादा कर दें या कश्मीर में और जम्मू में बराबर कर दें, और उसके बाद क्या होगा कि कश्मीर और जम्मू में बराबर होगा। मामला तो जो है पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, जो पुराना बैलेंस है वो तब्दील तो ज़रूर होगा, लेकिन जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन तक जो है, क्योंकि नया सेंसस आएगा वो नई चीज़ें बताएगा, वो जम्मू सूबा की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो कश्मीर में खदशात हैं कि क्या ये जम्मू को ज़्यादा सीट्स देने के लिए कोई एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है। हालांकि यकीन रखना चाहिए एक क्वाज़ी जुडिशल प्रोसेस है डिलिमिटेशन कमीशन का, और जम्मू में ये है कि आप डायलॉग भी कर रहे हैं, आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप यहाँ पे असेंबली जो हल्का इंतखाबात हैं उनकी सीट्स, उनका नंबर इस कदर बढ़ जाएगा ताकि जम्मू की सीट्स कश्मीर से ज़्यादा हो जाएं और जम्मू एक डिसाइसिव फैक्टर बने। फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट बने, फ्यूचर में जो भी चीफ मिनिस्टर बने, जम्मू उसमें एक डिसाइसिव फैक्टर हो। इस तरह से लेकर ये हो गया रीजनल लेवल के ऊपर। अब सब रीजनल लेवल के ऊपर जाइए, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाइए, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर जाइए, फिर उसके बाद आप कम्युनिटीज़ को देखिए, क्योंकि कम्युनिटीज़ भी बड़ी वेल डिफाइंड है। ख़ास करके जम्मू सूबा के अंदर कम्युनिटीज़ का बड़ा मामला है। यहाँ डोगरा है, उसके बाद गुजर है, पहाड़ी है। कॉन्स्टिट्यूंसीज कुछ इस तरह से डिफाइन हुई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ डेकेड्स कि जो एक सेट ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक पर्टिकुलर आउटकम जो है इलेक्शन का उसको वो फेवर करता है। ये जम्मू सूबा इसकी एक ख़ास फीचर है कि इसमें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इतनी है कि 7 सीट्स तो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। तो लिहाजा ये जितने भी पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं सूबा जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर, सब में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है कि अगर मौजूदा रियलिटीज़ अगर तब्दील होती हैं, मौजूदा सेट ऑफ पॉपुलेशन और जो बाउंड्रीज़ नए हल्का इंतखाबात की जब तब्दील होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आगे असेंबली के चुनाव होंगे और उसके बेसिस के ऊपर जो नई लेजिस्लेचर आएगी, उसके बेसिस के ऊपर जो नई गवर्नमेंट आएगी, उसकी जो शक्ल व सूरत है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ होगी। वो इस हद तक मुख्तलिफ हो सकती है कि जितनी आपने तवक्को भी नहीं की होगी। अब हमारे पास मामला है क्या कि डिलिमिटेशन का हमारे पास कोई ख़ास ज़्यादा खबर नहीं है कि डिलिमिटेशन का जो इस वक्त करंट स्टेज है वो है क्या है। 2006 मार्च 2020 को
डिलिमिटेशन कमीशन का इनेकाद किया गया था, 1 साल के लिए उनकी मियाद थी। इस बार मार्च में उन्होंने अपना जो एक और जो टर्म है वो बढ़ाने के लिए गुजारिश की और 1 साल तक और बढ़ गई, यानी मार्च 2021 तक डिलिमिटेशन कमीशन के पास टाइम है और आप इलेक्शन उसके बाद तवक्को कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कमीशन 2-1 महीने के अंदर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेगा और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस मोस्ट लाइकली इसी साल के अंदर हो जाएगा। अब मरकज़ ने क्यों सबको बुलाया था और क्यों उनके साथ सबके साथ बात करना चाहते थे? क्योंकि जो एक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, अब वो रहता है या नहीं रहता है वो एक अलग बात है उसकी, लेकिन जो उसके जो की कंस्टिट्यूएंट पार्टनर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने मुसलसल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अमल, कोई भी प्रोसेस जो 5 अगस्त 2019 की डेवलपमेंट्स के ऊपर मबनी है, बेस्ड है, हम उसमें ना पार्टिसिपेट करेंगे, ना उस अमल में हम शामिल होंगे और ना ही उस अमल का कोई प्रोडक्ट होगा, ना उसके अंदर हम इंगेज करेंगे। लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बाज़ाब्ता 5 अगस्त 2019 के प्रोसेस का एक आउटकम है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 को, जो जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करता है, यूनियन टेरिटरी बनाता है, पुरानी बहुत सारी चीज़ें एबॉलिश करता है, नई चीज़ें लागू करता है। तो लिहाजा जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ये 5 अगस्त 2019 की डेवलपमेंट से कंप्लीटली इनसेपरेबल है। अब ये अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, या इस नई डिलिमिटेशन के बेसिस के ऊपर जो नए इंतखाबात होते हैं उन इंतखाबात में शामिल होते हैं, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है, यकीनन ऐसा ही होगा कि ये जो 5 अगस्त का एक जो लार्जर पार्ट है उसके ऊपर जो जम्मू कश्मीर की रीजनल मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल लग जाएगा। तो लिहाजा जो खदशात रहते हैं कि पता नहीं लोगों को अभी एक्सेप्ट है नहीं है, क्या करेंगे, तो वो काफ़ी हद तक उसकी एक्सेप्टेंस बन जाती है। तो इसलिए मरकज़ का एक ख़ास ये एक वो चाहते हैं कि ये ख़ास करके ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ये ऑन बोर्ड होनी चाहिए, ये इस प्रोसेस में एंगेज होंगी तो तभी जा पाएगा। दूसरी एक बात जिसको चेयरमैन गोई कहते हैं कि क्या पहले स्टेट रिस्टोर होगी फिर इलेक्शन होंगे या पहले इलेक्शन होंगे तो फिर स्टेट रिस्टोर होगी। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का वो क्लियरली बताता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगी। उस यूनियन टेरिटरी के अंदर 90 प्रैक्टिकल जो हैं, वैसे तो 114 होंगी लेकिन प्रैक्टिकली 90 असेंबली सीट्स उसमें होंगी और उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। उसका जो इलेक्शन का प्रोसेस है यूनियन टेरिटरी के अंदर वो इस किस्म का होगा। यानी अगर इलेक्शन आपको स्टेट में करवाने हैं तो फिर ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर ये एक लंबी तब्दीली, एक लंबा पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा। तो लिहाजा ये नहीं मुझे लगता, मेरा ये मानना है कि जो इलेक्शन है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही होंगे। अब जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो क्या है कि 90 सीटें दी गई हैं जो जम्मू कश्मीर में आपने जिनका वितरण करना है, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मौजूदा जो हमारे पास रियलिटी है वो ये है कि कश्मीर वैली के पास हैं 46 सीटें और जम्मू के पास हैं 37 सीटें। ये जो 2019 से पहले की पोजीशन थी, क्योंकि अब 90 हैं तो अब उनकी वो जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर नहीं करती, वो तारीख हो गई। तो 4 हुआ करती थी लद्दाख की, अब लद्दाख हमसे बाहर है। तो मौजूदा सिस्टम यह था कि 2019 तक का ये था कि अगर 46 कश्मीर से 37 जम्मू से, तो आपके पास जो डिफरेंस है वो बनता है 9 सीट्स का, कि कश्मीर में 9 सीटें ज़्यादा हैं। अब ये बात, इसमें बहुत सारा जो आप ये माने या ना माने, ये सिर्फ रीजनली नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कम्युनल इंटेंट भी है। क्योंकि अगर कश्मीर में 9 सीट्स ज़्यादा हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी सारी 46 सीटें जीत कर आती हैं। ज़्यादातर पार्टीज़ कश्मीर के अंदर ही कॉम्पीट करती हैं, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हैं, इनका जो मेन कंपटीशन है वो कश्मीर के अंदर। लिहाजा जो सीट का ज़्यादा डिवीज़न है वो कश्मीर के अंदर होता है, जम्मू में इतना ज़्यादा डिवीज़न नहीं होता। तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो इतने कश्मीरियत को, अपनी जो कश्मीरी आइडेंटिटी को लेकर वो इतने अंदर से कठोर हैं कि अगर सीटें जम्मू से किसी पार्टी की ज़्यादा आ जाती हैं और वहाँ पे राइवल्स की जो हैं वो कुल मिला के ज़्यादा होती हैं, तो वो इकट्ठे बैठकर एक गवर्नमेंट बना लेंगे। ऐसा ना 2014-15 में हो पाया, ना 2018 में हो पाया। ये तो जो पावर पॉलिटिक्स होती है ये अपनी जगह ऐसे होती है, इसमें तो लोग इन चीज़ों को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं। तो लिहाजा एक जो
एक जो कम्युनल आप इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं, वो इस किस्म की इसमें ज़रूर नज़र आती है। 9 सीटों के साथ फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर आप नफ्सियाती तौर पर सोचें कि 9 सीटों से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि नॉट लॉन्ग अगो, आज से 19-20 साल पहले 2002 में एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 16 सीटों के बेसिस के ऊपर इतना स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट बिल्ड करके गवर्नमेंट बना गई, और जिस पार्टी के पास जम्मू से ज़्यादा सीटें थी उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि जो उस आर्ग्यूमेंट का जो बुनियादी चीज़ें थी वो ये थी कि कश्मीर में एक कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो लिहाजा कल एक पावर ग्रुप हो जिसके पास 9 सीटें या 10 सीटें ज़्यादा हों और वो ऐसा एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करे, तो वो किसी भी गवर्नमेंट की जो शेप है, उसकी शक्ल सूरत है, उसको तब्दील कर सकता है। तो 37 सीटें हमारे पास जम्मू में हैं, 46 सीटें हमारे पास कश्मीर में हैं। अब हमारे पास 90 सीटें हैं जो हमने डिवाइड करनी है। 90 सीटों का जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न है वो किस तरह का होना चाहिए? दुनिया भर में और हमारे मुल्क में भी आज तक का जो डिलिमिटेशन का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे रहा है कि आप पॉपुलेशन को भी फैक्टर इन करते हैं, वोटर्स को भी फैक्टर इन करते हैं। ये तो मोटे तौर के ऊपर अगर आप पॉपुलेशन और वोटर्स का इस चीज़ को लें तो फिर तो डिलिमिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, किसी डिप्टी कमिश्नर्स को या तहसीलदारों को बता दो कि आप बताओ क्या क्या पॉपुलेशन है। बहुत सारा साइंटिफिक स्पेशल डाटा जो है वो इसके बीच में इंक्लूड किया जाता है, और जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उनको फैक्टर इन किया जाता है, एक्सेसिबिलिटी है उसको फैक्टर इन किया जाता है, तो तब जाकर फाइनल फैसला होता है। लेकिन जो मोटे तौर के ऊपर जो बड़ी चीज़ जो बड़ा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, वो है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है वो जम्मू सूबा में सीटें कश्मीर से ज़्यादा हों, पॉपुलेशन के जो इस वक्त के डायनेमिक्स हैं वो फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि कश्मीर की पॉपुलेशन 10 से 14 लाख तक कम से कम जम्मू सूबा से ज़्यादा है। अगर उसी बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन जिस तरह से है, उसी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को ही अगर रिफ्लेक्ट करती हुई डिलिमिटेशन की फाइनल रिकमेंडेशन आ जाती हैं, तो वो जाहिर है जम्मू में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ रेज करेगा। जम्मू में फिर ये देखा जाएगा कि ये इतना लंबा चौड़ा सारा पॉलिटिकल अमल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल शेकअप हुआ, जिसमें हमने सपोर्ट किया, सारा कुछ किया, लेकिन इन द एंड हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं। लेकिन जम्मू की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी फेयर होनी चाहिए, कितनी रियलिटीज़ के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए और कितने सेंटिमेंट्स के साथ ड्रिवन होनी चाहिए, उसमें हमें गाइडेंस मिलती है डाटा के साथ। डाटा कुछ इस किस्म का है, जो स्टेटिस्टिकल फैक्टर्स हमारे पास हैं वो इस किस्म के हैं कि जो कश्मीर वैली की पॉपुलेशन है वो है, जो लद्दाख को जब हम निकाल देते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 56% जो पॉपुलेशन है, 56% जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर वैली में है, और उसकी 44% यानी 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो जम्मू में है। जाहिर है कि आपके पास यहाँ पे 12% जो है पॉपुलेशन में फ़र्क है। कश्मीर की पॉपुलेशन जम्मू की पॉपुलेशन से 12% ज़्यादा है। लेकिन एरिया को इस तरह से फैक्टर इन किया जा सकता है कि एक्सेसिबिलिटी का जो मामला है, अगर आप ओवरऑल एरिया के हिसाब से अगर आप देखें तो जो लद्दाख था जब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आप मैप के ऊपर देखिए, जम्मू और कश्मीर सूबा कुल मिला के लद्दाख का 1/4 लगेगा। उस हिसाब से तो 50 सीटें या 40 सीटें लद्दाख को चली जाती, बाकी 30 या 40 जो है वो जम्मू को आ जाती। लेकिन पूरी तरह से उसको उसके बेसिस के ऊपर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी तरह से उसको एक्सक्लूड भी नहीं किया जा सकता। जम्मू का जो एरिया है वो है, जम्मू कश्मीर जो अभी एग्जिस्ट हमारे पास करता है उसका 62% एरिया जम्मू सूबा है और 38% एरिया कश्मीर सूबा है। तो लिहाजा एरिया के हिसाब से जम्मू का ज़ाहिर है हक ज़्यादा बनता है, लेकिन पॉपुलेशन कश्मीर में ज़्यादा है। मिडिल पाथ हम किस तरह से निकालते हैं, ये मिडिल पाथ निकालने से पहले हमें एक चीज़ आज के लिए और फ्यूचर के लिए एज रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेक होल्डर्स इन जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी है, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, जो जम्मू कश्मीर रियासत है, उसमें एक स्टेक होल्डर के बतौर हमें एक चीज़ देखनी है कि क्या हम कश्मीर और सूबा, जम्मू सूबा को और कश्मीर सूबा को दो अलग अलग इलेक्टोरल एंटिटी मानकर चलते हैं, या एक ओवरऑल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी एक है जिसके दो जियोग्राफिकल यूनिट जो हैं वो अलग अलग हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल से कतई पॉसिबल भी नहीं हो सकती। इसकी एक्सपेक्टेशन भी जो है रखना वो अनफेयर होगी कि हम ये कहें कि कश्मीर और जम्मू के बीच में बराबर बराबर 45 और 45 सीटें करके 90 सीटें पूरी कर दी जाएँ, क्योंकि उससे क्या होगा, हो अगर तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन होगा क्या उससे
कि जब आज ये बात जो सूबाओं तक है, कल जो है सब सेट्स ऑफ द रीजन्स हैं, चिनाब वैली है, रजौरी पुंछ है, कश्मीर काफ़ी हद तक हमवार है, लेकिन जम्मू में फिर इस तरह से जाकर होगा कि चिनाब वैली को क्या सीट मिली, रजौरी पुंछ को क्या सीट मिली, और ग्रेजुअली ये डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी ये चीज़ डिटर्मिन होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितना मिले। कि अब आपने ये देखना है कि जो लेजिस्लेचर है, जिस तरह से अभी ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को बनाया है, कि क्या वो सांबा जैसा या कुलगाम जैसा, शोपियां जैसा छोटा डिस्ट्रिक्ट हो, या कुपवाड़ा जैसा, श्रीनगर जैसा, जम्मू जैसा बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह 14-14 बराबर बांट कर दे दिए गए। ये जो रीजनल सेंसिटिविटी है हमारी, इससे हमें थोड़ा सारा ओवरकम करने, थोड़ी बड़ी सोच रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड थी, फॉर एग्जांपल वो थी रियासी में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी, सांबा में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी, और रामबन में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी। क्योंकि सांबा में इसलिए थी, जम्मू ज़िला इतना बड़ा कि ये अनमैनेजेबल होता था, तो सांबा में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी। सबसे तारीखी डिमांड जो नया ज़िला बनने की थी वो थी रियासी में। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट इसको कोई फार्मूला नहीं बना पाई कि ये 3 ज़िले, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे नया ज़िला बनाने की डिमांड है, बनाया जाना चाहिए, लेकिन कैसे बनाया जाएगा, ये कश्मीर में फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, कुपवाड़ा भी वैसे कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सारा वो दूर है श्रीनगर से, कैपिटल से। बाकी आप हर डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप श्रीनगर से चलें, सुबह आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, कामकाज करें, शाम को आप वापस श्रीनगर में वापस आ सकते हैं। या आप किसी भी ज़िला में रहने वाले हों, कुलगाम में, अनंतनाग में, शोपियां में, आप पुलवामा में, और श्रीनगर में कामकाज करते हो, आप अपने ज़िला से जाएं, श्रीनगर से काम करके आप वापस आ सकते हैं। जम्मू में ऐसा मुमकिन नहीं है, 12-12 घंटे का, 14-14 घंटे का सफ़र भी है। तो लिहाजा ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड डिमांड थी रियासी से, सांबा से, और माफ़ कीजिए रामबन से नहीं थी, किश्तवाड़ से ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई, तो गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके जहन में फार्मूला आया कि बराबर कर देते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू को दे देते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर को दे देते हैं। कश्मीर को भी 10 मिल गए, जम्मू खुश है कि हमें मिल गए, लेकिन कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत नहीं थी। ये इतनी करेज, मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कह रहा हूँ कि वी शुड बी करेजियस एंड बोल्ड टू थिंक कि क्या है और क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ क्या है। इतनी करेज जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी उस तरह से नहीं आई कि वो देखें कि जम्मू के हकूक़ क्या है और कश्मीर के हकूक़ क्या है, उसके बेसिस के ऊपर वो फैसला करे। अब बात रहती है डिलिमिटेशन की, ये कंक्लूड किस तरह से होता है। ये एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स और डिलिमिटेशन कमीशन के रूल्स जो हैं वो वाज़ह तौर के ऊपर बताते हैं। वो कहते हैं कि आप जो स्टेट है उसकी आप टोटल पॉपुलेशन लीजिए और जितनी सीट्स आपके पास हैं उसको उसके साथ डिवाइड कीजिए। डिवाइड करके आप अगर बाउंड्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की यानी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ना तब्दील करनी पड़े तो आप 10% से 15% प्लस या माइनस करके उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर लीजिए। अगर ये एक बेसिस रहता है, यानी जियोग्राफी भी अपने आप में एक बेसिस बताया गया कि एक की फीचर है, ये अगर बेसिस रहता है तो जो फाइनल आउटकम है, जो 7 सीटें अगर 46 कश्मीर में इंटैक्ट रहें और 37 जम्मू में रहें, जो नई 7 सीटें आती हैं उनमें से इस फैक्टर के बेसिस के ऊपर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 जम्मू को मिलती हैं और 4 कश्मीर सूबा को चली जाती हैं। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जिस किस्म की एक्सपेक्टेशंस 2019 के बाद रेज़ की गई हैं जम्मू सूबा में, उसके बेसिस के ऊपर 3 सीट्स के साथ अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर पाएँ, ये एक बहुत बड़ी बात होगी जो मुझे पॉसिबली लगती नहीं है। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारा, ये है भी बहुत यूनिक है कि इसको बनाया गया है जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके अंडर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। लेकिन इनको जो कामकाज करने के लिए बोला गया वो बताया गया है कि जो 2002 का डिलिमिटेशन एक्ट है उसके अंडर कीजिए। डिलिमिटेशन कमीशन का ज़्यादातर क्या होता है कि उनको बताया जाता है कि आप जाइए और मालूम कीजिए और आप देखिए, आप डिटर्मिन कीजिए, आप आखिरी फैसला कीजिए कि कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज उस जगह पे होनी चाहिए। लेकिन और फैक्टर जो है आप किस तरह से करेंगे, ये चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले ही तय कर दी हुई हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो सेंसस है वो 2011 का आपका बेसिस होगा। इसको लेकर भी जम्मू में बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी है। वो नहीं चाहते हैं कि 2011 के सेंसस के ऊपर के बिना के ऊपर डिलिमिटेशन हो। लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह से मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि अगर 2021 के सेंसस के ऊपर डिमांड है तो 2011 और 21 के बीच में ऐसी कौन सी बड़ी तब्दीली लोगों के जहन में जो उनको लगती है कि हुई होगी जिससे फ़ायदा जम्मू को ज़्यादा मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि इस किस्म की कोई बड़ी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तब्दीली
हुई हो। दूसरी चीज़ जो है डिलिमिटेशन कमीशन का होता है कि आप डिटरमिन करेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। वो गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ज़रिए पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन को बता दिया गया है कि आपके पास 90 सीटें हैं और 90 सीटों का आपका जो काम है, आपने सिर्फ कार्टोग्राफी करनी है, नए मैप्स ड्रा करने हैं और उसके बीच आपने पॉपुलेशन के सबसेट्स को, पॉपुलेशन के सेट्स को आपने बिठा के ये बता देना है कि ये 90 सीटें हमारे पास हो गई हैं। अब ये जैसे मैं कह रहा था कल भी और परसों भी कि ऐसा कोई नहीं होगा आपको मिलेगा कि जो ये ना चाहे कि स्टेट वापस मिले। स्टेटहुड के ऊपर पूरा कंसेंसस है। अब डिलिमिटेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर नज़र मेरे ख्याल से हर एक सियासत में दिलचस्पी रखने वाला शख्स पूरे जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ सियासी पार्टियों का नहीं, सबकी नज़र डिलिमिटेशन के ऊपर है कि जो लोग कश्मीर और जम्मू के मामले में नहीं अटके हुए हैं वो अपने ज़िला के लेवल के ऊपर, अपनी जो हल्का इंतखाब है उसके लेवल के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ देखते हैं और जो भी मनूवरिंग पॉसिबल उनसे हो पा रही है वो मनूवरिंग कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से हो। अब देखते हैं कि अगले दिनों में इसके ऊपर कुछ मज़ीद प्रोग्रेस होने वाली है। अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन खुद पब्लिक में आए ही नहीं है लोगों के साथ बात करने के लिए, तो हम इसके बारे में फ़िलहाल इतना ही जानते हैं कि एक अमल चल रहा है जिसको लेकर संजीदगियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और जिसको लेकर खदशात भी बहुत ज़्यादा हैं और ख्वाहिशात भी हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।